हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए कॉमर्स के 101 प्रश्नों का तूफान लेकर आई हूँ। यहाँ पे 101 प्रश्नों के तूफान कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि आप इन क्वेश्चंस को, जो कि 101 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप 50 मिनट्स में कंप्लीट करने का टास्क रखें। साथ ही यहाँ पे आपके जो नज़र है, यानी एक बात कही जाए कि क्वेश्चन को देखते ही आप उसे एक ही साइड में कितना जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना केवल क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन और साथ ही उसका आंसर भी है। तो आपकी नज़र कितनी पार की है, आप कितना रिवीजन अच्छा कर चुके हैं, ये आपको टास्क लेकर ही पता चल पाएगा कि आपने एक ही बार में बिना ऑप्शन पढ़े, बिना आंसर देखे क्या क्वेश्चन को समझ लिया है, और समझ लिया है तो क्या आप उसका आंसर एकदम सही सटीक दे सकते हैं। तो यहाँ ये आपके लिए एक बड़ा टास्क रहेगा। देखिए, आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? तो बात आती है जब आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता की, तो आपको पता होना चाहिए कि वे कहे जाते हैं पीटर एफ ड्रकर। यहाँ पे जो ऑप्शन है, हमें सबसे पहले देखिए, हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक टेलर, कुंटस डोनाल्ड, पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर तो कहाँ है? हमारे डी में ऑप्शन में। पर हमें तुरंत पता होना चाहिए कि आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? पीटर एफ ड्रकर। हमें पीटर एफ ड्रकर को ढूंढना है। अगर पीटर एफ ड्रकर नहीं मिलते तो फिर हम हेनरी फ्योल की तरफ जाते, लेकिन पीटर एफ ड्रकर आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं। ये आपको तुरंत पता होना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक या जन्मदाता कौन है? तो जब आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत या प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक की बात कही जाए तो उनके जन्मदाता कहे जाते हैं हेनरी फ्योल। ऑप्शन ए यहाँ सही है। हमें दूसरों को पता ही नहीं करना चाहिए। क्यों? जब हमें आंसर पता है कि आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक या प्रशासनिक सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हम सब जानते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर माने जाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन रहने वाला है वो है बी। देखिए, मैं भी इनकी तरफ नहीं देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये आंसर हमारे क्या है, रिवीजन में होने ही चाहिए, हमें पता होने चाहिए। अब जो हमारे पास नहीं होंगे, मैं आपसे कहूँगी कि आप जो भी आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, एक अपनी नोट्स की कॉपी लेकर बैठे, उसमें क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का टॉपिक, उन्हें एक बार साइड में लिख लें, फिर आगे चलते जाएं, पूरा वीडियो कवर करें और फिर पता करें कि इस वीडियो के कितने क्वेश्चंस हैं जो कि आपने या तो अच्छे से नहीं पढ़े, या आपको लगता है कि मुझे अभी भी उसमें डाउट है, या फिर ये लगता है आपको कि आपने ये क्वेश्चन कभी पढ़े ही नहीं हैं। तो फिर आप उनको टॉपिक्स को केवल और केवल उन्हीं टॉपिक्स को चेक करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, यह कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कंपनी के अस्तित्व और संचालन की आधारशिला बनाता है, कहलाता है। तो कंपनी के स्थापना से संबंधित ये प्रश्न है। जब भी कभी कंपनी के निर्माण की अवस्थाएं होती हैं तो उस समय कई सारे दस्तावेज, हमें पता है, प्रवर्तक को तैयार करवाने होते हैं, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसके बिना कंपनी की स्थापना नहीं होती, वो होता है कंपनी का पार्षद सीमा नियम। यहाँ जो कि ऑप्शन है आपके डी, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण पत्र, कंपनी रजिस्ट्रार का अनुमति पत्र, पार्षद सीमा नियम। तो आंसर क्या रहेगा? पार्षद सीमा नियम। बनवाने तो ये भी डॉक्यूमेंट्स बनते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के मामले में कंपनियां कितने तरीकों का प्रयोग करते हुए शेयर का मूल्य तय करती हैं? तय कीमत विधि, बुक बिल्डिंग विधि, ग्रीन हाउस विकल्प विधि, उपरोक्त सभी। तो आप जानते ही हैं कि आईपीओ में जब भी कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू तय कर रही होती है कि किस कीमत पर उन्हें निकाला जाए, तो तय कीमत विधि से भी होता है, बुक बिल्डिंग विधि भी मानी जाती है, और ग्रीन हाउस विकल्प। तो तीनों विधियां ये क्या हैं? आपकी आईपीओ की मानी जाती हैं, और ये तीनों विधियों में क्वेश्चन आता जरूर है। बुक बिल्डिंग विधि पहले आ चुकी है, तो इस बार आपकी ग्रीन हाउस विकल्प विधि इम्पॉर्टेंट रहेगी, आप उसे पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन ले रहे हैं, मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। यहाँ पे आप देखें इन्हें। नेक्स्ट देखिए,
इन प्रमापित प्रश्नावलियों के पूरे नाम में कितनी प्रश्नावलियों के नाम सही नहीं हैं। अब आपने अगर प्रश्नावलियों के पूरे नाम, यानी पहले तो ये पता करें कि क्या आपने प्रमापित प्रश्नावलियाँ पढ़ी हैं, और अगर आपने पढ़ी हैं तो आप इनके नाम देखें, फिर चेक करें कि कितनी प्रश्नावलियाँ हैं जिनके नाम, यानी यहाँ कौन सी प्रश्नावली है जिसका नाम सही नहीं बताया गया है। तो कॉडेप जो कि है कॉम्प्रहेंसिव ऑक्यूपेशनल डाटा एनालिसिस प्रोग्राम, फिर से पढ़ें, कॉम्प्रहेंसिव ऑक्यूपेशनल डाटा एनालिसिस प्रोग्राम। सेकंड, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए FJA, ठीक है, FJA जो आपको कह रहा है वो है आपके फंक्शनल जॉब एनालिसिस। MPDQ जो है आपके वो मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है। JAIF जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन फॉर्म 2, ठीक है। आपने अगर प्रश्नावलियाँ पढ़ी हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि इनके सभी के नाम सही बताए गए हैं। यहाँ कोई भी प्रश्नावली का नाम गलत नहीं है। तो आंसर के जो ऑप्शन हैं इन क्वेश्चंस में आप ज़रूर चेक कर लिया करें। देखिए, ए पे कहता है कि 0, बी कहता है कि 2 प्रश्नावलियाँ गलत है, सी कह रहा है कि 3 प्रश्नावलियाँ गलत है, और डी आंसर बोल रहा है कि आपकी 4 प्रश्नावलियाँ गलत है। जबकि हमने तो देखा कि हर नाम हमने पढ़ा, अच्छे से उनको चेक किया, पता चल गया हमें कि कोई प्रश्नावली गलत नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा आपका ए, जिसे हम कहते हैं 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए प्रबंध के एम में शामिल नहीं है। कौन से? 5M की बात हो रही है यहाँ पे। पुरुष, जिसे हम मैन पावर कह रहे हैं, मशीनरी, सामग्री और अभिप्रेरणा। तो देखिए, जो मैनेजमेंट के 5M होते हैं उनमें मैन पावर शामिल होता है, मशीनरी भी शामिल होती है, मटेरियल भी शामिल होता है, साथ ही इसमें मनी और मेथड को भी शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें मोटिवेशन को शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ जो ऑप्शन रहने वाला है वो है डी। फिर से सुन लें, मशीनरी, मैन पावर, मटेरियल, मनी एंड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनश्चर्या कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो पुनश्चर्या कार्यक्रम की बात कही जाए तो पुनश्चर्या कार्यक्रम, जो कि हमें पता ही है कि शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित होता है। भर्ती, चयन, प्रबंध सिद्धांत इनसे नहीं होता, तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण से। देखिए, यहाँ पे अगर एक एक टॉपिक को हम समझने लगे तो फिर आपको रिवीजन नहीं होगा। आपका क्या होगा, एक से फिर से आप कहीं ना कहीं क्या है अपने को चेक नहीं कर पाएंगे, फिर से आप एक टॉपिक में फंस जाएंगे। इसलिए आपको अगर नहीं पता तो आप इस टॉपिक को लिख लें साइड में, फिर उन्हें पढ़ें। जो टॉपिक आपको आते हैं उन्हें कवर कर लेने के बाद फिर से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए आपको पुनश्चर्या कार्यक्रम नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8 पुनश्चर्या कार्यक्रम, ये टॉपिक लिख लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ। जल्दी करिए। देखिए, प्रश्नों को जल्दी पूछना, प्रश्नोत्तर के बीच बार हस्तक्षेप करना या त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए आलोचना करना किस प्रकार के साक्षात्कार का प्रकार है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, प्रतिरूप साक्षात्कार, प्रतिबल साक्षात्कार, केस स्टडी साक्षात्कार, और फिर है आपके संशोध साक्षात्कार। तो हम जानते हैं कि ये सभी क्या हैं, सबसे पहले तो साक्षात्कार के प्रकार हैं। अब बात आती है कि साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू लेते समय कभी कभी प्रत्याशी को जांचने के लिए जो पैनल बैठता है वो क्या करता है, क्वेश्चंस को जल्दी पूछता है, प्रश्नों के बीच बार हस्तक्षेप करता है, त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए, यानी अगर आंसर गलत आया है प्रत्याशी की तरफ से तो उसकी आलोचना भी करता है। तो इस प्रकार का जो इंटरव्यू होता है वो होता है प्रतिबल साक्षात्कार। इस प्रतिबल साक्षात्कार का जो मेथड है, ये मेथड दिया था प्रोफेसर हारेल ने, ठीक है। याद रखें, प्रोफेसर हारेल के साथ कौन सा साक्षात्कार जुड़ा हुआ है, प्रतिबल साक्षात्कार। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरूप साक्षात्कार के अन्य नाम क्या हैं? तो प्रतिरूप साक्षात्कार, जिसको हम ढांचागत या निर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं, तो यही इसके अन्य नाम है, जिसमें क्या है, इंटरव्यू का सारा जो सेक्शन है, क्या पूछा जाना है, सब कुछ क्या होता है, पहले से निर्देशित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नियुक्तिकरण एक
प्रक्रिया है, ठीक है, डैश प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आपको ऑप्शन पर ही जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से आपसे पूछना चाहता है। कभी वो पूछ सकता है अल्पकालीन, कभी पूछ सकता है दीर्घकालीन, कभी अमूर्त, या किस तरह से वो पूछना चाहता है। तो हम भी अपने क्वेश्चंस के ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया है वो अमूर्त है, स्थायी है, अल्पकालीन है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो नियुक्तिकरण है वो अमूर्त कैसे हो सकती है। अमूर्त नहीं हो सकती, स्थायी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा ही संगठन में निरंतर रूप से क्या है, आपके कर्मचारी कुछ आते हैं, कुछ यानी चले जाते हैं। तो इस तरह से ये स्थायी भी नहीं है, अल्पकालीन भी नहीं होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बैठता है वो सही बैठता है, आपके डी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बेंजामिन ब्लूम द्वारा विकसित किया गया शैक्षिक ढांचा है जो सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकृत करता है। इसका क्रम सही क्या होगा। ऑप्शन पे जाएं। आपने अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो सीखने के उद्देश्य होते हैं उसमें सबसे पहले ज्ञान और समझ आती है, एक के बाद तुरंत, यानी फर्स्ट पे ज्ञान तो दूसरे पे समझ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए विश्लेषण संश्लेषण तो हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत। विश्लेषण संश्लेषण फिर से आ गया, ऑप्शन गलत। ज्ञान समझ अनुप्रयोग, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। यहाँ पे देखिए अभिप्रेरणा, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो अभिप्रेरणा भी पहले नहीं आ सकती है, पहले ज्ञान और समझ की जगह होती है, उसके बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग होने के बाद विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आप विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन तीनों को साथ याद करें, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, सी। पहले आएगा ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये इसके सही क्या है, क्रम है। नेक्स्ट देखिए, प्रशासकीय प्रबंध सिद्धांत पर कार्य किसने किया। आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि प्रशासकीय प्रबंध सिद्धांत के जनक पूछे जाएं तो आप तुरंत क्या जवाब देंगे, हेनरी फ्योल। लेकिन यहाँ केवल कार्य, ये यानी सिद्धांत के जनक नहीं पूछे गए हैं, कार्य किसने किया है इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल, पार्कर और वेबर दे रखे हैं। देखिए इन सभी ने कार्य किया है प्रशासकीय सिद्धांतों पे। इसके अलावा भी अगर लूथर गुलिक आ जाते या एल्टन मेयो आ जाते, हालांकि इन सबकी विचारधाराएं अलग हैं, पर फिर भी चूंकि अगर आपके ऑप्शन में ये तीनों दे रखे हैं साथ में, तो आप इनके ऑप्शन क्या है, तीनों के साथ में लगाएंगे। तो आंसर क्या रहने वाला है, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 3। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी सचिव की अनिवार्य नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। देखिए आपके पेपर में जो कंपनी अधिनियम है उसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिनको आपको क्या है, याद रखना चाहिए। जैसे कि वित्तीय लेखांकन के संबंध में, कि वित्तीय लेखांकन किस जो आपके सचिव, जो आपके ये कहते हैं कि वित्तीय विवरण किस अनुसूची के आधार पर बनाए जाते हैं, या ये जो अभी क्वेश्चन आपके सामने है कि कंपनी सचिव की नियुक्ति के संबंध में। तो ये कंपनी के अधिनियम जो कि आपके धारा कहती है कि 203 के अनुसार कंपनी सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए। कई परिस्थितियों में अनिवार्य भी होती है और कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य ना होते हुए भी नियुक्ति करनी होती है। तो यहाँ पे कंपनी सचिव की नियुक्ति के संबंध में भी अगर आए तो धारा 203 ही आएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। नेक्स्ट देखिए, किसी संगठन में कर्मचारी के कार्य परिचय की प्रक्रिया को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो देखिए ये भी फिर आपके इस तरह का ऑप्शन है जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख के क्या है आंसर ढूंढना पड़ता है। प्रवर्तन की प्रक्रिया, तो प्रवर्तन की प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है, कोई प्रोडक्ट या इस तरह की चीज़ तो है नहीं। ये सीखने की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा की
प्रक्रिया। देखिए, कार्य परिचय कराया जा रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही बैठता है वो है सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। निर्देशन किस क्षेत्र में सहायक है? अब बात आ रही है निर्देशन की, तो निर्देशन केवल शैक्षिक क्षेत्र में, केवल व्यावसायिक क्षेत्र में, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में, या केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में? तो आप जानते हैं केवल केवल वाले प्रश्न है, जबकि निर्देशन का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। जहाँ भी क्रियाओं का प्रारंभ करवाना होता है, लोगों से कार्य करवाना है, वहाँ पे निर्देशन क्रियाओं को प्रारंभ करता है। तो वो केवल शैक्षिक क्षेत्र में कैसे हो सकता है? तो शैक्षिक है, व्यावसायिक है और व्यक्ति जो आपका क्षेत्र है वो है, सभी में क्या है, निर्देशन कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट देखिए, उन्हें आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, मैं अगर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे मैं टॉपिक बता रही हूँ, मैंने जैसे आपको अभी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के कहा कि आप कुछ चीज़ों को याद कर लें, कि वहाँ जब आप धाराएं याद करें तो कंपनी अधिनियम की जो धाराएं वित्तीय विवरण से संबंधित हैं, रोकड़ प्रवाह से संबंधित है और मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन से संबंधित जो भी यहाँ धाराएं हैं, उसके संबंध में आप उन्हें पढ़ के जाएं कि वो कौन सी धारा में इनके लिए बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक, इस पेपर में यानी इस जो क्वेश्चंस में मैंने 5 तो कवर कर लिए हैं जनक, लेकिन आप जानते हैं कि विपणन के जनक जिसे कि फिलिप कोटलर कहा जाता है, और आधुनिक विज्ञापन के जनक जिसको कि एलिक पद्मसी कहा जाता है, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें से, जैसे कि ये भारतीय विज्ञापन के जनक है, ये भी क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम में आया हुआ है, तो याद कर लें एलिक पद्मसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? तो एक वस्तु के बाजारों को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी उप बाजारों में बांटना बाजार विभाजन की प्रक्रिया कहा जाता है। ये बाजार विभाजन कई आधारों पे किया जा सकता है, उत्पाद के आधार पे किया जा सकता है, ग्राहकों के आधार पे बांटा जा सकता है, प्रतियोगिताओं के आधार पे बांटा जा सकता है, बहुत तरीकों से बांटा जा सकता है। तो इसे कहा जाता है बाजार सेगमेंटेशन। नेक्स्ट चलिए, उत्पाद के जीवन की वह अवस्था जिसमें उपभोक्ता को उत्पाद की जानकारी बहुत कम होती है। तो आपके ये प्रश्न जो आया है वो आया है किससे? उत्पाद के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट जिसे हम कह रहे हैं, इसकी 4 अवस्थाएं मुख्यतः मानी जाती हैं: आरंभिक अवस्था, संवर्धी अवस्था, परिपक्वता अवस्था, मृत्यु की अवस्था। आरंभिक अवस्था कौन सी अवस्था होती है? ऐसी अवस्था जिसमें या तो उपभोक्ता उत्पाद को जानता नहीं है या फिर उत्पाद के बारे में उसे बहुत कम जानकारी होती है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है। तो आप 2-2 लाइनों में इन उत्पाद के जो चक्र है, जीवन चक्र, उसके जो आपके मेन पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि उत्पाद को बहुत कम जानता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मृत्यु की अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, या परिपक्वता की क्या विशेषताएं हैं, या संवर्धी की क्या विशेषताएं हैं। तो आप उन्हें इस तरह से याद करके रखें, जो कि आपके किसी से भी, क्योंकि ये पूछी गई है एग्जाम में, तो नेक्स्ट आपके हो सकता है संवर्धी, परिपक्वता या मृत्यु की अवस्था में से पूछा जा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्पादों का एक ऐसा संग्रह जो समान विशेषताओं, लक्षित बाजारों, ब्रांडिंग को साझा करता है। यह एक विशिष्ट बाजार खंड या ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया जाता है। ध्यान रखें किसकी बात की जा रही है? उत्पादों के संग्रह की, जो कि समान विशेषताएं रख रहे हैं, लक्षित बाजार, ब्रांडिंग को साझा कर रहे हैं। ये विशिष्ट ग्राहक खंड या ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से डिज़ाइन की गई है। तो इसे कहा जाता है आपके उत्पाद की पंक्ति। ठीक है, तो ये आपके उत्पाद विशिष्टीकरण, उत्पाद मद, उत्पाद मिश्रण और उत्पाद पंक्ति। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने, उनके लिए प्रासंगिक उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने और उन उत्पादों एवं सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करना किसके अर्थ में निहित है? या आप जानते ही हैं कि विपणन का अर्थ है ये, क्योंकि विपणन
क्या शामिल करता है? ग्राहकों और जो कि आपके उपभोक्ता हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु या सेवा के बनने से पहले की क्रियाओं से लेकर उसके विक्रय तक के बाद की सभी क्रियाओं को शामिल करता है। तो यहाँ पे जो ये अर्थ है वो किसका है? विपणन का है, क्योंकि ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रख के यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उत्पाद या सेवा को विकसित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप विपणन का जब अर्थ याद करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वर्तमान में जो विपणन की अवधारणाएं रही हैं उनमें सामाजिक अवधारणाओं को आप वर्तमान की आधुनिकतम अवधारणा कहेंगे जो कि चल रही है। उत्पाद की अवधारणा, विक्रय की अवधारणा, उत्पादन की अवधारणा, विपणन की अवधारणा, ये तो आपकी क्या है साथ में अवधारणाओं के क्रम में आ ही रही है, लेकिन जो नवीनतम अवधारणा है वो चल रही है इस समय पर सामाजिक अवधारणा, जिसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने के साथ साथ समाज का भी, यानी समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उनकी अवधारणाओं को भी यहाँ शामिल किया गया है। तो विपणन की सामाजिक अवधारणा नवीनतम अवधारणा आपके अभी वर्तमान में मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, विपणन की एक ऐसी रणनीति जो लक्षित ग्राहकों के साथ आमने सामने संचार को दर्शाती है। अब ध्यान रखें कि एक तो पहली बात ये विपणन की रणनीति है जो लक्षित ग्राहकों के सामने, यानी जो उसके लक्षित ग्राहक हैं, ठीक है, उनके साथ आमने सामने संचार कर रही है। अपने ब्रांड या उसके अपने उत्पाद के साथ लोगों के अनुभव शामिल कर रही है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के साथ यादगार भावनात्मक संबंध बनाना, ब्रांड जागरूकता या ग्राहकों की वफादारी बढ़ाना है। अब ये ग्राहक जो हैं, कई बार संस्था अपने ग्राहकों के अनुभव को लेती है, उनके साथ क्या है इस तरह से बातचीत करती है, उनसे उनके अनुभव मांगती है, इस तरह से उनकी इच्छाएं या आवश्यकताएं जागृत करती है कि वो उस ब्रांड को याद करें, या यानी अगर भूल गए हैं तो उन्हें फिर से उसे याद करें, अनुभव बताएं, जागरूक करें या वफादारी बढ़ाएं। तो ये सब जो आपके हैं ये कहा जाता है अनुभवात्मक विपणन। तो डिजिटल विपणन, जो आपके पारंपरिक विपणन है, संबंध विपणन और सामाजिक विपणन। डी आपका अनुभवात्मक विपणन, तो आंसर क्या रहेगा? अनुभवात्मक विपणन। नेक्स्ट देखिए, गुरिल्ला मार्केटिंग की विशेषताएं क्या है? गुरिल्ला मार्केटिंग यानी जो आपकी ऐसी विधियां मार्केटिंग की जिनमें क्या होता है, संस्था एक नया तरीका ढूंढती है, पुराने तरीकों को छोड़कर अपने रचनात्मक तरीके लेकर आती है, लोगों में चर्चा पैदा करने के काम करती है। ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, तेज रहते हैं और अप्रत्याशित, यानी कि आपकी एकदम इन्हें इस तरीके से ग्राहकों के मध्य जागरूकता पैदा की जाती है, या ये कहें कि उनके अंदर एक ऐसी चेतना जागृत की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? गुरिल्ला मार्केटिंग। तो यहाँ जो आपके ऑप्शन है वो तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही रहने वाला है, गुरिल्ला मार्केटिंग। अपरंपरागत मतलब नवीनतम तरीका है ये, रचनात्मक तरीका यानी इसमें क्या है, नई नई विचार लाए जाते हैं, नए तरीके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होटल, एयरलाइंस, कार्यक्रम स्थल, ई कॉमर्स स्टोर किस ऋण मूल्य नीति को अपना रहे होते हैं जिसमें अक्सर उस मामले के लिए अपनी वस्तु या सेवा का मूल्य, प्रचलित मूल्य, मौसम, प्रतिस्पर्धियों या यहाँ तक कि नए संग्रह के लॉन्च के आधार पर समायोजित होता रहता है या करते रहते हैं ये लोग। कैसे? कौन कौन? होटल, एयरलाइंस, कार्यक्रम जो कि आपके प्रोग्राम्स होते हैं, ई कॉमर्स स्टोर हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते ही होंगे, तो ये सभी अपने कई बार मूल्यों को बदल रहे होते हैं। आप देखते हैं कभी ये सेल के रूप में मूल्यों को कम कर रहे होते हैं, कभी कंपटीशन को देखकर मूल्य कम कर रहे होते हैं, कभी मौसम को बदल के मूल्यों को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इनके जो मूल्यों में परिवर्तन होता है उससे
क्या कहा जाता है आपके, ये देखिए ऑप्शन देखें तो गतिशील मूल्य निर्धारण रणनीति, लागत प्लस मूल्य निर्धारण रणनीति, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीति या मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण रणनीति। तो आपको पता ही चल रहा है लागत प्लस तो ये है ही नहीं। प्रतिस्पर्धी मूल्य, प्रतिस्पर्धियों के हिसाब से मूल्य बदला जाता है, तो केवल प्रतिस्पर्धी यहाँ नहीं है, और भी कई तरीक़ों से बदला जा सकता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ई कॉमर्स में, यानी आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो कुछ स्पेशल डे होते हैं जिस दिन क्या है वो स्पेशल अपनी प्राइस को चलाते हैं। तो वहाँ पर आप अगर उस दिन शॉपिंग करेंगे तो आपको उसी वस्तु का प्राइस अलग मिलेगा, नेक्स्ट डे अगर आप करेंगे तो आपको प्राइस अलग मिलेगा। तो ये कैसी विधि है इनकी, यह गतिशील मूल्य निर्धारण रणनीति, जहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रतिस्पर्धियों को देख के किया जा रहा है। बहुत तरीक़ों से, समय के अनुसार, ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से बहुत तरीक़ों से मूल्य को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है। एक कंपनी कुछ जीवन रक्षक दवाइयों को या टीकों को ऐसी कीमत पे बेच रही है जो केवल उत्पादन लागत को कवर करती है। यहाँ उत्पाद के लिए कीमत निर्धारित करते समय कंपनी किन विचारों द्वारा निर्देशित की जाती है। तो यहाँ पे कंपनी की बात आएगी तो आर्थिक विचारों से बिल्कुल नहीं, कानूनी विचारों से भी नहीं, सामाजिक विचारों से भी नहीं और नैतिक विचारों से भी नहीं। कानूनी विचारों से इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे किसी सरकार या किसी समूह का कोई दबाव नहीं बताया गया है, ठीक है। आर्थिक विचार यानी सामाजिक भी नहीं हुआ क्योंकि ना तो कोई सरकार का या इस तरह की संस्था का दबाव बोला गया है, ना ही किसी ग्रुप के लोगों का कहा गया है, ना ही इन क्वेश्चंस के जो ये हैं लाइंस, इनमें ना ही आपके पैसों से संबंधित है क्योंकि आर्थिक विचार होते तो फिर वो प्रॉफिट को जोड़ती। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा नैतिक विचार, क्योंकि यहाँ पे कंपनी नैतिकता के आधार पर अपने, चूँकि वो क्या बना रही है, दवाइयाँ और टीके बना रही है, तो यहाँ इसका कौन सा मूल्य निर्धारण कहा जाएगा, ये कहा जाएगा आपके नैतिक विचारों से अभिप्रेरित मूल्य निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सर्दियों में कूलर, फ्रिज, पंखों आदि के अधिक विक्रय हेतु दिया गया बट्टा क्या कहलाता है। तो इसकी तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। मात्रात्मक, व्यापारिक, कैश डिस्काउंट तो हो नहीं सकते, ऑफ सीजन डिस्काउंट ये रहने वाला है आंसर ए। विपणन प्रबंधक की आत्मा माना जाता है, प्रबंधक की, ठीक है, मैनेजर की आत्मा पूछा जा रहा है। तो विपणन प्रबंधक का काम क्या है, विपणन का। तो यहाँ पे आपको वैसे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विपणन प्रबंधक की आत्मा क्या होगी, विपणन ही होगी, तभी तो उसे विपणन प्रबंधक बोला जा रहा है। संस्था को विज्ञापन और प्रवर्तन को, उत्पादन को या उद्देश्य या कुछ ऐसा भी ऑप्शन देते तो भी आपका आंसर रहता विपणन की, क्योंकि विपणन ही उसकी आत्मा है जिसको ध्यान में रखते हुए वो सारे कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, बेसिक मार्केटिंग अप्रोच पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये एक बुक है, ऐसी कई सारी बुक्स हमारे कॉमर्स में हैं जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स पर मैंने जो आपकी ये कहें कि इस चैनल की वीडियोस की सीरीज़ में उन्हें कवर किया हुआ है। आप हो सके तो उनको ज़रूर देखें, वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। उनमें से मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई बुक का नाम तो आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जो है कोई ना कोई बुक का नाम तो आता ही है, और हमारी काफ़ी सारी बुक्स उसमें कवर की हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपके एग्ज़ाम में उनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए ये जो बुक है बेसिक मार्केटिंग अप्रोच, पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं मैकार्थी। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा है कि विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सामने आते हैं। तो यहाँ पे बात कही जाए तो जॉर्ज हाउस्टन, स्टैटसन, स्प्रीगल और उर्विक, चार ऑप्शन। देखिए ये एक वाक्य है जो कि बहुत ज़्यादा किसका है इम्पॉर्टेंट आपके, जो कि आपके ऑप्शन इसका रहेगा जो कि ए रहने वाला है, जॉर्ज हाउस्टन ने। ठीक है, जॉर्ज हाउस्टन का ये एक कथन है जिसे आप याद कर लें। कथनों पे भी कई सारे आपके क्या हैं, परिभाषाओं पे, कथनों पे प्रश्न बनते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा याद रखना तो आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट
जो याद रख लेते हैं, जैसे कि आपके टेलर की हैं या फिर आपके हेनरी फ्योल के हैं, आपको मिलेंगे एल्टन मेयो के कथन। वो जो हैं आपके प्रबंध से संबंधित कुछ उनके जो वाक्य हैं उनको आप याद कर लें। संप्रेषण से संबंधित न्यूमैन और उनकी न्यूमैन एवं समर की जो डेफिनेशन है, कुछ ऐसी डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रेखीय योजना से कर्मचारियों का अंकन करते समय सर्वाधिक लापरवाह और अयोग्य व्यक्ति को कितने अंक दिए जाएंगे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला है 1 और 2। ठीक है, रेखीय योजना आप पढ़ के आए होंगे। उसमें क्या है, जब कर्मचारियों का अंकन किया जाता है, जो सर्वाधिक और लापरवाह व्यक्ति होता है उसे क्या नंबर मिलते हैं? 1 और 2। 1 और 0 पे ना जाएं, 1 और 2, यानी लापरवाही के लिए उसे 1 और अयोग्य व्यक्ति होने के लिए उसे 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संगठन में अनुशासनहीनता के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो अनुशासनहीनता क्या है? जब कर्मचारी क्या कर रहे हैं, अपने ही संगठन में जिस तरीके से उन्हें कार्य करना चाहिए, यानी उनके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको वो सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये है अनुशासनहीनता। अब इसका कारण क्या हो सकता है? अनुशासनहीन मार्गदर्शक, बिल्कुल। अगर मार्गदर्शक ही अनुशासनहीन है तो उसके जो कर्मचारी हैं वो तो अपने आप ही क्या है, अनुशासनहीन होंगे ही होंगे। अनुशासन नियमावली का अभाव, जब अनुशासन से संबंधित कोई नियमावली ही नहीं बनी हुई है तो फिर अनुशासनहीनता होना तो स्वाभाविक ही है। निष्पक्षता पर संदेह, यानी हम ये कह सकते हैं कि डाउट है ना। निष्पक्षता पर संदेह भी एक बड़ा अच्छा क्या है, अनुशासनहीनता का क्या टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि निष्पक्षता का मतलब यहाँ क्या है। निष्पक्षता जब कभी जो कर्मचारी है उसे अपने ही प्रबंधक, यानी अपने उच्च प्रबंध, जो कि कोई सी भी लेवल का हो सकता है, अपने से ऊपर वाले प्रबंध के प्रति उसे ये संदेह रहता है कि उसका रवैया पक्षपातपूर्ण रहने वाला है, या ये कहा जाए कि वो निष्पक्ष निर्णय नहीं लेता है प्रबंधक, या उसका जो ऊपर वाला प्रबंध है, वो लेवल कितने भी हो सकते हैं, ऊपर के लेवल की बात भी हो सकती है, अपने से तुरंत ऊपर वाले प्रबंधक की बात भी हो सकती है। तो अगर उससे उसकी निष्पक्षता पर संदेह है तो भी अनुशासनहीनता कर्मचारियों में आ जाती है, यानी संगठन में क्या है, अनुशासनहीनता उत्पन्न होने लगती है। तो ऑप्शन क्या है आपके? सही हैं तीनों ही, तो ऑप्शन डी यहाँ सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, परिवेदना, ठीक है, एक ऐसा कृत्य है जिसमें व्यक्त या अव्यक्त, उचित या अनुचित असंतोष प्रकट होता है। ठीक है, जिसका संबंध संस्था से होता है। यहाँ पे व्यक्तिगत यानी पारिवारिक परिवेदना की बात नहीं की जा रही है कि कोई व्यक्ति दुखी है और अपने घर से आकर अपना दुख निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे परिवेदना एक ऐसा कृत्य है जिसमें व्यक्त या अव्यक्त, उचित अथवा अनुचित असंतोष प्रकट होता है, जिसका संबंध संस्था से है और जिसके बारे में कर्मचारी महसूस करता है, सोचता है, विश्वास करता है कि अमुक कार्य अनुचित है, न्याय संगत नहीं है और समान नहीं है। यानी वो फील कर रहा है कि जो संगठन में हो रहा है वो क्या है, पक्षपातपूर्ण है, या ये कहें कि वो सही नहीं है। तो ये जो लाइन आपके आती है वो आती है माइकल जूलियस से संबंधित। ठीक है, माइकल जूलियस से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेल्से प्रभाजी योजना का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो हेल्से प्रभाजी योजना जो कि मजदूरी सिद्धांतों का आपका टॉपिक यहाँ से थोड़ा शुरू हो रहा है। कुछ टॉपिक्स मैं कवर कर पाई हूँ इस वीडियो में। 101 प्रश्न लेने के बाद भी हमारे कॉमर्स का जो सिलेबस है वो अथाह है। हम जानते हैं हमारा इतना बड़ा सिलेबस में से 101 प्रश्न क्या है, बहुत कम है, लेकिन आपको एक दिशा जरूर देंगे। अब आप जब बात आते हैं हेल्से प्रभाजी योजना का, तो सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? कनाडा में। नेक्स्ट देखिए, मजदूरी भुगतान की प्राचीनतम पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो मजदूरी भुगतान की जो प्राचीनतम पद्धति है वो आपके मानी जाती है समयानुसार
मजदूरी पद्धति, ठीक है, जिसमें समय के अनुसार मजदूरी दी जाती है। प्रेरणात्मक, कार्य अनुसार, समय अनुसार या ऋण या शेष अनुसार। तो समय अनुसार दी जाती है कि कितने समय तक व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके अनुसार मजदूरी तय की जाती है। बोनस के लिए वे कर्मचारी पात्र होते हैं जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपये या उससे कम हो, जिन्होंने वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 कार्य दिवस पूरे किए हों, अधिनियम के अनुसार यह 8.33 से 20% के बीच होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन चूँकि ये अधिनियम से संबंधित प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्नों को जब आप पढ़ें तो एग्ज़ाम से, चूँकि वीडियो कोई आज या 10 दिन के लिए नहीं बनता है, आज नहीं, जब भी कभी कोई भी इस कॉमर्स से संबंधित एग्ज़ाम देगा तो हो सकता है उस समय पर बोनस के लिए जो कर्मचारी पात्र होते हैं उनकी योग्यता बदल जाए। तो आप भी अपना एग्ज़ाम जब भी कभी दें तो उससे पहले बोनस के लिए जो कर्मचारी पात्र होते हैं उसके संबंध में सही जानकारी लेकर जाएं कि कितने तक, यहाँ प्रश्न के हिसाब से जो कि मैंने जब बनाया है उस समय पर ये सही थी, ठीक है। यानी अब आप जब भी इसे 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी इसे पढ़ें तो हो सकता है उस समय तक कुछ चेंजेस हो जाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहने वाला है। गैंट बोनस योजना, गैंट बोनस योजना ये ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आप क्या है वैसे ही याद करें जैसा आपके सिलेबस में बताया गया है, क्योंकि ये नहीं बदलती। बदलते क्या हैं? अधिनियम बदलते हैं जिनमें कभी संशोधन आ जाते हैं, धाराएं बदल जाती हैं। तो इन तरह से आप जानते हैं कि पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 चलता था, लेकिन अब नहीं चलता। पहले कंपनी अधिनियम 1956 चलता था, 1956, लेकिन अब नहीं चलता। तो इस तरह से अधिनियम बदल जाते हैं, अधिनियम की या केवल अधिनियम की धाराएं बदल जाती हैं, कुछ संशोधन आ जाते हैं। तो वो टॉपिक आप लेटेस्ट अपना कवर करें, बाकी ये क्वेश्चंस तो आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं। गैंट बोनस योजना जिसमें क्या कहा जाता है कि आपको पता ही है कि ये क्या कहती है कि श्रमिक को न्यूनतम दैनिक मजदूरी अवश्य दी जानी चाहिए। उच्च और निम्न 2 मजदूरी दरें तय की जाती हैं। नहीं, यहाँ पे श्रमिक को प्रत्येक स्थिति में बोनस दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। टेलर की पद्धति के सभी दोष पाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे जो गैंट बोनस योजना है वो कहती है कि श्रमिक को न्यूनतम दैनिक मजदूरी की गारंटी दी जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? आपके ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गैंट योजना के तहत श्रमिकों को उनके उत्पादन स्तर के आधार पर अलग अलग भुगतान किया जाता है। मानक उत्पादन से नीचे अगर कोई कर्मचारी अपने जो मानक उत्पादन है यानी स्टैंडर्ड आउटपुट से कम अगर क्या है उत्पादन करता है तो उसे न्यूनतम वेतन अवश्य दिया जाए। मानक उत्पादन कर रहा है तो जितना भी उसका वेतन है प्लस 20% बोनस दिया जाए, और मानक उत्पादन से ऊपर के लिए बिना किसी बोनस के, यानी बोनस नहीं, उसे उच्च टुकड़ा दर से दिया जाए। तो ये जो आपके ऑप्शन है वो ए सही रहेगा, क्योंकि आपने देखा कि श्रमिक को प्रत्येक स्थिति में बोनस दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। उच्च और निम्न 2 मजदूरी दरें हैं, तो ऐसा भी नहीं है। श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाती है, ये यहाँ सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, रोवन योजना का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो ये तो सन से संबंधित है, जो कि आपका है 1901, ठीक है। अब बात आती है कि हेल्से योजना, जो आप अभी कह के आए थे, कौन सी वाली, कि आपने कहा था, ऊपर पढ़ा था ना हेल्से का, यहाँ पे हेल्से प्रभाजी योजना, जो कि कहाँ शुरू की गई थी? आपके हुई थी कनाडा में। अब हेल्से प्रभाजी योजना, हेल्से के अनुसार जब आपके भुगतान तय किया जाता है तो कैसे किया जाता है, यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार किया है। आप देखिए, हेल्से योजना के तहत अगर एक्स मजदूर है, मान लीजिए उसका जो आपकी मजदूरी तय करने जा रहे हैं, तो आपने उसे काम के कितने घंटे दिए थे,
और उसने प्रति घंटा दर की आपकी क्या रेट रही थी, मतलब काम किए गए, उसने काम किया कितना, ठीक है, इनटू प्रति घंटा दर प्लस आपके 50% इनटू बचाया गया समय। ये क्या कहते हैं, हेल से कहते हैं कि श्रमिक ने जितना भी समय बचाया है उसका 50% उसकी दर के हिसाब से पैसा उसे मिलना चाहिए बोनस के रूप में। देखिए, जैसे कि मान लिया कि एक कर्मचारी ने 90 घंटे काम किया, 90 घंटे 30 रुपये उसकी हर घंटे की मजदूरी थी, तो 90 इंटू 30 करें तो 2700 रुपये तो उसके बनते हैं, जो कि आपके क्या है, वो तो इसकी सैलरी बनेगी ही बनेगी। अब बात आती है, उसको समय दिया गया था 150 घंटे, यानी जो साधारण श्रमिक हैं वो उस काम को 150 घंटे में करते हैं, जबकि एक्स ने उसी काम को कर लिया था 90 घंटे में। तो यानी उसने कितना समय बचा लिया, 60 घंटे। तो 60 घंटे की मजदूरी 30 रुपये के हिसाब से जितनी भी बनती है, यानी कितनी बनेगी, वो बनेगी आपकी 1800। 1800 का आधा यानी 50% उसे बोनस मिलना चाहिए। तो उसने जितने भी घंटे बचाए उसका 50% उसे मजदूरी से गुणा करके दे दिया जाएगा, जो कि कितना आ गया, 900 रुपये। तो उसको टोटल मजदूरी कितनी मिलेगी, 3600 रुपये। अब देखिए, अगर बात आ जाए यही आपको किससे सॉल्व करना हो, रोवन योजना से, ठीक है, हेल से भी है, रोवन भी है। तो रोवन योजना में अगर यही मजदूरी तय करनी हो तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है दोनों का, देखिए, प्रति घंटा रोवन योजना के तहत वाई की क्या मजदूरी रहने वाली है, काम किए गए घंटे और प्रति घंटा दर। ये तो आपको देनी है, क्योंकि ये तो जिस व्यक्ति ने जितने घंटे काम किया है, आपने उससे जितनी मजदूरी तय की थी उतने घंटे के हिसाब से आप उसे मजदूरी तो देंगे ही देंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर जो रोवन कहते हैं कि अनुपातिक रूप में, यानी लिया गया समय, उसने कितना समय लिया था, 90 घंटे, दिया गया समय कितना था, 150 घंटे, और उसने बचाया कितना, 60 घंटे। तो इनको 90 डिवाइड बाय 150 इंटू 60, और फिर जितना समय आ गया उसको 30 रुपये, जो कि इसकी दर थी बात की हुई, जो कि आपसे कहा गया है कि पहले ही मानक मजदूरी तय कर ली जाती है, तो इनटू, तो आप इसे करेंगी तो 1080, और जो आपकी 2700 उसकी बेसिक सैलरी है उसमें जोड़कर 3780 रुपये इसका क्या रहने वाला है, रोवन योजना के अनुसार सैलरी और बोनस का रेशो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब उत्पादन प्रबाजी योजना के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो इसके तो हम सब जानते हैं, प्रीस्टमैन। ठीक है, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है कि किसकी उत्पादन प्रबाजी योजना के प्रतिपादक कौन है, प्रीस्टमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंकों में ग्राहक सेवा के गिरते हुए स्तर को सुधारने के लिए आरबीआई द्वारा गाइपोरिया समिति बनाई गई थी। देखिए, ग्राहकों की सेवाओं के प्रति जो नीरसता थी उसका स्तर सुधारने के लिए आरबीआई ने एक समिति बनाई थी, जिसे कहा गया क्या है, गाइपोरिया। और ये समिति ध्यान रखें कब बनाई गई थी, 1990 में। नेक्स्ट याद करें, शिवारमन समिति की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो ये आपकी आएगी नाबार्ड। ठीक है, शिवारमन समिति की स्थापना यानी समिति की सिफारिश पर स्थापना नाबार्ड की हुई थी। आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य है, तो आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो नोट जारी करना बैंक का कार्य है, बिल्कुल। बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना भी इसका इम्पोर्टेंट काम है। सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य करना इसका काम है। लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही जाए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, साख नियंत्रण। तो ये साख नियंत्रण आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, तो ऑप्शन क्या है, डी। हालांकि ये चारों ही कार्य क्या हैं, रिजर्व बैंक के हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है तो आप कहेगा साख का नियंत्रण करना, देश में साख की मात्रा को नियंत्रित करना। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं स्थापित किया गया, तो केलकर समिति ने कहा कि अब और ज़्यादा देश में
क्या है, नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं स्थापित किए जाने चाहिए। तो ये जो समिति थी इसने ये कब सिफारिश की थी, तो 1987 से। तो यहाँ से 1987 के बाद फिर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं स्थापित की गई। विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार है। तो ये तो क्या है, एकदम जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि आपकी क्या आता है, विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार। तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड शेयर बाजार कौन सा था, नेस्डेक। ठीक है, क्या है नेस्डेक। AXE एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फिर आपके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये नेस्डेक इसका आंसर सही रहेगा, जो कि पहला विश्व का इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार था, जिसे कि 1971 में स्थापित किया गया था। अब आता है भुगतान संतुलन में सम्मिलित होता है। भुगतान सम्मिलित जो बात कही जाए तो चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता, उपरोक्त सभी। तो आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी। उद्देश्य से प्रबंध MBO के प्रतिपादक कौन थे, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके जो आपका MBO के प्रतिपादक कौन है, पीटर F ड्रकर। एक डेटा संचालित, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डेटा संचालित अनुशासित समस्या समाधान दर्शन और रणनीति जो प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है, ये किससे संबंधित है, आपके धीमा विनिर्माण, व्यू रचना, नियंत्रण, 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा जो आपकी है एक डेटा संचालित अनुशासित समस्या समाधान दर्शन और रणनीति है, जो कि प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 6 सिग्मा। नेक्स्ट देखिए, व्यवसायी को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, धन जमा करता है। यानी एक व्यवसायी को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए क्योंकि समाज क्या करता है, अर्थव्यवस्था बढ़ाता है, धन जमा करता है, माल समाज से ही खरीदता है, समाज से ही कमाता है। तो बात यहाँ आती है कि समाज से ही, चूँकि वो खुद समाज से ही कमाता है, उत्पादन से लेके सभी क्रियाएं, तो सब की सब क्रियाएं तो समाज से ही होती हैं, तो समाज से ही वो कमाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन रहने वाला है डी, समाज से ही कमाता है। नेक्स्ट देखिए, व्यावसायिक वित्त का अल्पकालिक अवधि कोष क्या माना जाता है, समतांश पूंजी नहीं, व्यापारिक पत्र, ऋण पत्र, पट्टा दिए। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन सही दिख रहा है वो है बी, व्यापारिक पत्र। बाकी सभी क्या हैं, लॉन्ग टर्म आपकी क्या है, कोष इकट्ठे करने के स्रोत हैं। बचत के संबंध में सही नहीं है। अब ध्यान से पढ़ें, ऐसी लाइनें जो आपकी होती है सही नहीं है। आय का वह भाग जो उपयोग नहीं किया गया, बिल्कुल बचत ही होता है जो आप अपने बचा लेते हैं, यानी आपने उसे आय को क्या है यूज़ नहीं किया, तो वो बचत है। आय का वह भाग जो उपयोग कर लिया गया, ये गलत है। आय का वह भाग जो हम उपयोग कर लेते हैं उसे उपभोग कहा जाता है, ना कि बचत। नेक्स्ट, आय का वह भाग जो भविष्य की आवश्यकताओं और लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा गया है, बिल्कुल आय का वह भाग जो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए हमने क्या है, या जो लक्ष्य हैं उनके लिए हमने अलग से रखा हुआ है, तो ये भी बचत है, बिल्कुल। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं। बचत विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे कि बैंक में जमा, निवेश या अन्य वित्तीय साधन, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो आपके क्या रहने वाला है, आय का वह भाग जो उपयोग किया गया है। ठीक है, उपयोग किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग। तो आंसर सही रहेगा वो होगा बी। नेक्स्ट देखिए, आपके निम्न में से कौन सा देश और उसकी मुद्रा के युग्म गलत है, जापान येन, भारत रुपया, ब्रिटेन लीरा और संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ब्रिटेन लीरा, ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, बजट रेखा का समीकरण क्या है। तो बजट रेखा का समीकरण, फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, P1x2, P2x1 नहीं, P2x1, P2x2 ये भी नहीं है, P1x2, P2x1 नहीं। आपका जो ऑप्शन बनता है, अब तो बचता ही एक ही है, M = P1x1, यानी पहली वस्तु की कीमत और पहली वस्तु की मात्रा, यानी फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, आपके पहली कीमत पहली मात्रा वस्तु की।
ठीक है। फिर दूसरी वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मात्रा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। आपके आंसर डी। इस पे कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये इसकी प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। आयताकार अति परवलयिक वक्र कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसे हम कहते हैं। तो अगर उसकी बात देखी जाए तो औसत स्थिर लागत वक्र जिसको हम AFC कहते हैं, बी मांग वक्र जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं, तो ए और बी दोनों, या कुल स्थिर लागत वक्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपके रहने वाला है सी, क्योंकि औसत स्थिर लागत वक्र तो हमने हमेशा ही पढ़ा है कि क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। लेकिन मांग वक्र भी कभी 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 कभी, ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है, आयताकार अति परवलयिक यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है, वो रहने वाला है सी। ठीक है। किसी मांग वक्र को आयताकार अति परवलय कहा जाता है जहाँ, अब बात आती है ना, मैंने कहा था कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। और वो कब? जब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होता है, यानी आपके इकाई की जो कीमत लोच है वो इकाई के बराबर, यानी वस्तु की जो कीमत लोच है जब क्या होती है, 1 के बराबर होती है, तो आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है, मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्मों की निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन से अभिप्राय है। ठीक है। अब बाजार कीमत वहाँ पर सदैव क्या होगी, विक्रेता के क्रय मूल्य के अनुसार। जब फर्में आ और जा रही हैं मांग के बराबर, मांग और पूर्ति के बराबर और सरकार के तय मूल्य के बराबर। जब फर्में का प्रवेश, आना और जाना क्या है, स्वतंत्र है। फर्में किसी बिना दबाव के आ रही हैं, बिना दबाव के छोड़कर जा रही हैं, तो ऐसे में सदैव कीमत क्या होती है, आपके मांग और पूर्ति के अनुसार तय होती है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन यहाँ रहा था सी। नेक्स्ट, आय और उपभोग के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। तो आय और उपभोग के मध्य जो संबंध बताता है वो कहलाएगा आपका उपभोग फलन। आय और बचत होती तो आय और बचत के मध्य संबंध की व्याख्या बचत फलन। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो आपके हो जाएगा उपभोग फलन। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर तो रहने वाला है मार्च 1993 ए। पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था या कौन बना? तो यहाँ पे आपके आएगा राजस्थान। पर्यावरण नीति सबसे पहले किस राज्य ने घोषित की थी? हमारे राजस्थान ने। ठीक है। गांव धरनई राजस्थान की विशेषता के बारे में सही है, सही है। ठीक है, ध्यान रखें क्या सही है। तो देखें, राजस्थान में ये पहला सौर ऊर्जा से पूरी तरह विद्युतीकृत गांव है। बिल्कुल सही है। यह गांव भारत का पहला ऐसा गांव भी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलता है। ये भी सही है। गांव में बिजली और उत्पादन के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया जाता है। ये भी ठीक है। घरों में स्ट्रीट लाइटों और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे को बिजली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। आपने पहले ही पढ़ लिया कि ये पूरी तरह विद्युतीकृत है, तो फिर स्ट्रीट लाइनें जो हैं वो भी तो किससे चलेंगी, सौर ऊर्जा से ही चलेंगी। तो इसके ये क्या है, सभी सही ऑप्शन लिए हुए गांव धरनई राजस्थान की विशेषता के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन आपके देख लेते हैं, केवल एक, 2 और 3, केवल 1 और 4, 1, 2, 3, 4 उपरोक्त सभी। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4। ठीक है, डी आंसर। हाइपोथेसिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो आपके हाइपोथेसिस शब्द है, ठीक है, वो आपके ग्रीक भाषा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। अब प्रत्यक्ष प्रभाव की बात पूछी जा रही है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण प्रौद्योगिकी से तो आप सब जानते हैं कि श्रम विभाजन बहुत जल्दी होता है। नगरीकरण
इस पर भी तुरंत प्रभाव पड़ता है। वर्गों का उदय और गतिशीलता का बढ़ना। तो वर्गों का उदय होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका वो सीधा सीधा प्रभाव नहीं है कि प्रौद्योगिकी आई और उससे वर्ग तुरंत बन गए, नहीं, ये धीरे धीरे अपना रूप लेते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है सी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखें, यहाँ पे दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक राजस्थान और एक भारत। तो पहले तो ऑप्शन ध्यान रखें कि किसकी पूछ रहा है, आपके राजस्थान की। फिर क्वेश्चन में जब आपने राजस्थान पढ़ लिया तो अब पूछ कौन सी गणना रहा है, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना में पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका जो आंसर आपके रहने वाला है वो है डी 1908, यानी आपके डी 928, सॉरी, ठीक है, 928। तो यहाँ पे राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों के प्रति 928 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या रही है महिलाओं की। प्रलेख अनुसूची का प्रयोग होता है, या ये कहें कि प्रलेख अनुसूची उपयोगी है प्राथमिक स्रोत के लिए, द्वितीयक स्रोत के लिए, व्यक्तिगत स्रोत के लिए, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? फिर वही बात, क्वेश्चन 2011 की जनगणना। अब आ गया किस पे, भारत पे। ठीक है, तो भारत की बात की जा रही है, तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना रहा है, 68.84। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन आया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी थी? तो यहाँ ऑप्शन रहने वाला है 943, 943 जो कि ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, अब एक जो है ये क्वेश्चन आपके देखिए, ये जो अभी प्रश्न आपने देखे थे 2011 की जनगणना वाली, ये तो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो ग्रीन से आपको दिख रहा है वो 2021 की जो प्रश्न हैं, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। ऊपर हमने पढ़े थे क्वेश्चन ऐसे, भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपके 2021 की बात करें तो वो आपके बनता है 65.5। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान के देने की वही बात आती है कि चूँकि 2021 में यह अनुमान लगाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 65.5% जनसंख्या रहती है। ठीक है, कितने माने गए हैं कि गाँवों में आज के समय में, पहले हम हमेशा ही बुक्स में पढ़ा करते थे कि आपके 72%, 70%, ठीक है, समय समय के अनुसार हमने पढ़ा है कि गाँव में जनसंख्या रहती है, लेकिन अगर बात कही जाए तो 2021 कहता है कि 65.5% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में, फिर भारत की बात आ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी भारत था, यहाँ पर भी भारत है। वहाँ पे स्त्री पुरुष की संख्या जब हमने देखी थी, अब इसी स्त्री पुरुष की संख्या को हम 2021 की जनगणना के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये जो आपके रहेगी 945। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इनके लिए नोट लिख दिया है ताकि आप इन्हें यहाँ से थोड़ा सा देख लें। देखिए, 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी तक जारी हुए नहीं हैं, इसलिए यह अनुमानित लिंग अनुपात है और यह 945 पहुँच गया होगा, ऐसा माना गया है। और जो कि हम ऊपर भी पढ़ के आए थे कि 2011 में कितना था ये, 943। तो बात हो रही थी किसकी, पहली बात तो भारत की, राजस्थान की बात नहीं है, किसकी बात है, भारत की। 2011 में कितने थे, 943, जबकि अब कितने माने जा रहे हैं, 945। बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, लेकिन फिर भी सुधार की तरफ ध्यान है। ठीक है, 945। और भी मैंने ऐसे ग्रीन लाइन से इसीलिए लिखा है क्योंकि ये फिर वही क्या है, आंकड़े हैं जो कि समय समय पर बदल जाते हैं। आप आज वीडियो देखें, 2 साल बाद देखें या कभी भी इन्हें देखें, तब उस समय पर ये संख्या क्या है उनको ज़रूर अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले चेक करके जाएं।
निम्न में से कौन सा आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? वहाँ पे प्रौद्योगिकीकरण था और आधुनिकीकरण दोनों लगभग सेम से ही लगते हैं, ठीक है, आधुनिकी सेम ही है। तो ये देखिए कि आधुनिकीकरण से क्या होता है, वैज्ञानिक मिजाज लोगों में आता है, निम्न आकांक्षाएं होती हैं, तर्क और बुद्धिवाद आता है, उपलब्धि की मनोवृत्ति। आधुनिकीकरण की बात करें तो वैज्ञानिक मिजाज बिल्कुल आता है, निम्न आकांक्षाएं नहीं आती। आकांक्षाएं कैसी होने लग जाती हैं, लोगों की बढ़ने लग जाती हैं, उच्च आकांक्षाएं होती हैं, क्योंकि आधुनिकी जब मॉडर्न होता जा रहा है, देश या कोई स्थान या कोई व्यक्ति, किसी की भी बात कही जाए, यहाँ पे तो निम्न में से आधुनिकीकरण पूछा गया है ना, तो लेवल चाहे किसी भी उसका रहा हो, व्यक्ति का, समाज का, देश का, किसी स्थान का, अगर वो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है तो उसके अपने आप के जो तौर तरीके हैं उसमें वैज्ञानिक मिजाज शामिल होने लगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षाएं रखने लगता है और तर्क और बुद्धि का वाद यानी तर्क करने लगता है, उपलब्धि की मनोवृत्ति उसमें आने लगती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला है वो है बी, जो कि आपके यहाँ आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। यह किसने परिभाषित किया कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विशेष समूह या अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। मैंने आपको कहा था कि कथन से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये आपके परिभाषा है कि निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कि किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। यह परिभाषा अगर आप देखें तो गुडे एवं हार्ट ने दी है, याद करके जाएं आप इसे। जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह के सदस्य बन जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, सहभागी, असहभागी, सामूहिक या व्यक्तिगत? तो इसे सहभागी अवलोकन कहा जाता है, ठीक है। अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का क्या बन गया है, सदस्य बन गया है, ठीक है। अब वो सहभागी अवलोकन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम नहीं पूछा गया है, संशोधन अधिनियम पूछा गया है, जो कि कब आया था, 2005 में। उद्यमिता विकास के लिए प्रेरणा निम्न पर आधारित हो सकती है, रचनात्मकता, नई सोच, सफल महिला उद्यमी, उपरोक्त सभी। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। CAI से क्या तात्पर्य है, तो CAI की बात करें तो इसका कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये रहेगा आपका इसका सही ऑप्शन, ठीक है। सी आंसर देख लेते हैं, फुल फॉर्म है जो कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सी आंसर सही रहने वाला है। निम्न में से वो क्या है जिसे एक समय विशेष में लोगों के बड़े समूह द्वारा स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है? फैशन, रुझान, अपील और सनक। देखिए, बात कही जाए तो हम व्यापारिक जगत की बात जब करते हैं तो एक ऐसा समय विशेष जिसमें लोगों के बड़ा समूह है, यानी लोगों के बड़े समूह द्वारा स्वीकार की गई शैली, उन्हें लोगों ने स्वीकार किया है, ठीक है। किसी तरह का फैशन आया है जिसको कि सभी लोग क्या है, अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आपकी ड्रेसेस में हो सकता है, आपके शूज़ में हो सकता है, किसी वॉच के तरीके में हो सकता है, यहाँ तक कि बात करने के तरीका या किसी भी तरीके में आपकी क्या है, एक शैली नई आई है जिसको बहुत सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया है, तो इसे कहा जाता है फैशन। आंसर ए। ICAR का क्या अर्थ है, तो इसका जो फुल फॉर्म रहने वाली है वो है सी, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण, ठीक है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं तो यह किस प्रकार की आय होगी? तो ये उसकी वास्तविक अप्रत्यक्ष आय रहेगी। उसे वास्तव में मिलती तो है, वेतन के अतिरिक्त उसे मिल रही है, लेकिन ये उसकी अप्रत्यक्ष आय में शामिल होगी, तो इसे वास्तविक अप्रत्यक्ष आय कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। फिर नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये तो एग्जैक्ट सन के आंसर है, तो इसका आंसर रहने वाला है 1953।
RRA का मतलब क्या है? रैपिड रूरल एक्टिविटी, रूरल रेफरल अपीयरेंस, रैपिड रूरल अप्रेजल और रिवर्स रूरल एक्टिविटी। तो इसका जो आंसर आपके सही रहने वाला है वो है रैपिड रूरल अप्रेजल। ठीक है, ध्यान रखें, रैपिड रूरल अप्रेजल। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, याद रख लें, रैपिड रूरल अप्रेजल इसका नाम है। ठीक है, और रैपिड रूरल अप्रेजल को हिंदी में त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन, रैपिड रूरल अप्रेजल। यह एक अध्ययन की विधि है जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं और संभावनाओं को तेजी से और कुशलता से मूल्यांकन करने के लिए लोगों के ज्ञान, व्यवहार और संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, PRA का मतलब क्या है? ठीक है, तो PRA का मतलब यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, RRA का मतलब क्या था? रैपिड रूरल अप्रेजल। यहाँ पे PRA का मतलब आपके हो जाएगा पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, आंसर सी। फिर देखिए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये जो आपके ऑप्शन हैं उसमें रहने वाला है C 1950, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज। ये सन के क्वेश्चन जो हैं ये आप इन्हें इसी तरह से याद करें। अगर मैं इनको यहाँ समझाने लग जाऊंगी तो आप जो एग्जैक्ट आपके सन याद करने हैं उससे आप भटक जाएंगे, वो हट जाएंगे या भटक जाएंगे, तो ये आपके लिए सही नहीं है। तो आप इनके सन को यहाँ से सिर्फ सन के रूप में याद करें। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में। अब 1967 में आसियान के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? इंडोनेशिया, लाओस, सिंगापुर और फिलीपींस। तो बात कही जाए तो जो लाओस है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा ऑप्शन, आंसर सी नहीं, आंसर बी रहने वाला है लाओस, जो कि 23 जुलाई 1997 को क्या है, आसियान में शामिल हुआ था। सदस्य तो वो है, यहाँ पे आप ऑप्शन को ठीक कर लें। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो लाओस रहने वाला है, जो कि 23 जुलाई को शामिल हुआ था। कब? 1997 में, ना कि 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा JS मिल द्वारा बताई गई उपयोगिता की मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? तो JS मिल ने जो उपयोगिताओं के बारे में कहा है, देखिए, आपके शारीरिक, नैतिक, सार्वजनिक और आर्थिक। तो JS मिल जो कहते हैं कि जो आपकी उपयोगिताएं हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो शारीरिक होती हैं, बिल्कुल, नैतिक भी होती हैं, सार्वजनिक भी होती हैं, लेकिन आर्थिक आवश्यकताओं को उन्होंने यहाँ पर JS मिल ने क्या है, फोकस नहीं किया है। तो शारीरिक, नैतिक और सार्वजनिक आवश्यकताओं को यानी उपयोगिताओं को, ठीक है, उन्होंने बताया है। तो यहाँ आंसर रहेगा डी। एनवायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके जो एनवायरमेंटल, रेस और माइग्रेशन यानी ये जो बुक है, आप इसे नाम याद कर लें, इसको लिखा है ग्रिफिथ टेलर ने। किसने कहा है? ग्रिफिथ टेलर ने। फिर आता है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका जो आंसर रहने वाला है 1974। जल या इसे हम प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जल प्रदूषण निवारण है नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था कब? 1974, 1974 में। वायु प्रदूषण, वहाँ पे जल प्रदूषण की बात हो रही थी, यहाँ पे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 29 मार्च 1981, यानी 29 मार्च आपके 1981। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 जो कि क्वेश्चन आपका आ रहा है 85 नंबर का क्वेश्चन। 2011 में राजस्थान के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी? देखिए, 2011 वाले जो प्रश्न यहाँ रखे गए हैं, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्योंकि अब इनके आधार पे आपको 2021 या त्वरित वाले याद करने हैं। तो वो त्वरित वाले क्वेश्चन मैंने आपको फिर कहा है और फिर कह रही हूँ
कि आप इनको क्या है लेटेस्ट चेक करके जाएं। देखिए 2011 की बात करें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे हालांकि संख्या थी 28, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी 28 नहीं दिया हुआ था एग्ज़ाम में। तो आंसर को सटीक किसको माना गया था, आपके सी आंसर को, क्योंकि 30 के क्या है आपके 30 जो कि 28 के पास में आता है, इसलिए उसका आंसर सी रहने वाला है। वर्ष 2021 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है, तो यहाँ पे जो आपके अब ये लेटेस्ट है, आप इसे ज़रूर चेक करके जाएं। जब मैंने वीडियो बनाया उस समय पे ये संख्या आपके बताई जा रही है 35। तो 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो आपके कितने हैं, वो हैं 35। याद रखें राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है, और किससे, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। निम्न में से किस से मानक विचलन की गणना की जाती है, आपने अगर पढ़ा है तो। मानक विचलन को परास से, केवल समांतर माध्य से, केवल माध्यिका से, या केवल बहुलक से। तो मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो केवल समांतर माध्य से निकाला जाता है। अब बात आती है 10, 12, 15, 13, 18 और 16। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इन्हें चेक कर लें, ठीक है। आपको पहले इस क्या निकालना होगा, समांतर माध्य निकालना होगा, फिर उसकी स्टेप्स करनी है आपको आगे। आपके यहाँ पे आप इसे चेक करें, नहीं आता है तो आप इसे पढ़कर जाएं। मैं रिवीजन ले रही हूँ, अगर एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डीप में समझाऊंगी तो आपका टाइम अभी क्या है लगेगा। इन टॉपिक्स को आप मेरे वीडियोस में चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि के क्षेत्र में हुई क्रांति कौन सी थी, तो भारत के कृषि क्षेत्र में जो क्रांति हुई थी उसे कहा जाता है हरित क्रांति। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी है लेकिन आया हुआ है। भारत में दूध के क्षेत्र में हुई क्रांति जिसके जनक वर्गीस कुरियन थे, 1965 से 1998 तक डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन सी क्रांति जो कि वर्गीस कुरियन की निर्देशन में हुई, तो बात आती है आपकी श्वेत क्रांति। कई बार ऑप्शन में श्वेत क्रांति आपके हैं जैसे बोला गया है, तो यहाँ पे दूध से यानी दूध की क्रांति आ जाता नीचे। वर्गीस कुरियन ने कौन सी क्रांति की थी, तो दूध क्रांति आ जाता, या श्वेत क्रांति, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ सही रहते क्योंकि दूध की क्रांति को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया था, तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव कैसल ने दिया था। कैसल है इनका नाम, वैसे गुस्ताव कैसल ने दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, राजस्थान राज्य में कृषि की जनगणना, यानी जो कृषि की गणना की जा रही है, जनगणना की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, गणना, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में है। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि राजस्थान में कृषि गणना जब 2015 और 16 की गई थी तो उसमें कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में कितनी थी, तो यहाँ पे जो आपके आंसर आएगा वो आएगा सी 7.75, यहाँ ये कहें 7.75, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन में कितनी फसलें शामिल हैं, तो ऑपरेशन ग्रीन में आपको पता है क्या क्या शामिल होता है, कभी पढ़ा है आपने ऑपरेशन ग्रीन में? बिल्कुल, आपके टमाटर आता है, प्याज आता है और आलू आता है। तो कितनी फसलें आती हैं, 3 फसलें आपके क्या हैं यहाँ शामिल होती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपके डी 3, ठीक है। 1, 2, 13, 3, 13 नहीं, यहाँ पे ये ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन केवल 3 फसलों से संबंधित था, टमाटर, प्याज और आलू, जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि घर में ये तीनों सब्जियां तो होनी ही चाहिए। ये किससे संबंधित थी, ऑपरेशन ग्रीन से। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार का एक राष्ट्रीय मिशन जो कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के 8 मिशनों में से एक है। ध्यान रखें, एक राष्ट्रीय मिशन की बात की जा रही है जो कि किसके लिए किया जा रहा है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, ठीक है, के 8 मिशन में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के वन आवरण को बचाना, बहाल करना और बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलित
और शमन उपायों के संयोजन का उपयोग करना है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन और शमन उपायों का समायोजन करना, या ये कहें कि संयोजन करना। ठीक है, अब बात आती है इसे क्या कहा गया। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन एजी परियोजना, ऑपरेशन ग्रीन और हरित क्रांति। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि इसको, पहली बात तो ये भारत सरकार का एक राष्ट्रीय मिशन है। तो आप यहाँ पे नाम में देख रहे हैं ग्रीन इंडिया मिशन, तो आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है, ए। आप ऊपर से हिंट लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक राष्ट्रीय मिशन है तो सबसे बड़ी बात इंडिया आ गया आपके, मिशन है तो मिशन से नाम आ ही गया है आपके, और ग्रीन इंडिया जो कि किसके लिए है, जलवायु परिवर्तन के लिए है। नेक्स्ट देखिए, अपिक्को आंदोलन जो कि 1983 से 1990 के बीच हुआ था, ये कौन से राज्य से संबंधित था, तो ये कर्नाटक राज्य से था। ठीक है, अपिक्को आंदोलन किससे संबंधित माना जाता है, कर्नाटक राज्य से। फिर आता है किस आंदोलन को पहला पारिस्थितिक नारीवादी पर्यावरण आंदोलन माना गया, जो कि 1970 के दशक में पेड़ों और वन क्षेत्रों को वनों की कटाई से बचाने के लिए शुरू किया गया था। देखिए ये बात आती है किसकी, चिपको आंदोलन की। ठीक है, इसको पारिस्थितिक नारीवादी पर्यावरण आंदोलन भी माना गया, जो कि कब हुआ था, 1970 के दशक में। और आप सब जानते हैं चिपको आंदोलन हम क्या है, शुरू से पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर जो पेड़ों से लोग लिपट गए थे ताकि उन्हें कटने से बचाया जाए, ये चिपको आंदोलन कहा गया। कब, 1970 में। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अब ये आपको एक जनरल एंट्री दे रखी है, आपके सामने एंट्री भी है और उसकी नरेशन भी है। डेट भी देखें आप जरा ध्यान से, तो यहाँ पे 31/12/2018 की बात कही गई है। क्या पूछा जा रहा है, निम्न प्रकार की जो प्रविष्टि है, निम्न प्रविष्टि किस प्रकार की प्रविष्टि का उदाहरण हो सकती है, समायोजन प्रविष्टि, मिश्रित प्रविष्टि, आरंभिक प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि। देखिए आरंभिक प्रविष्टि तो 31 तारीख को होती नहीं, 31/12 आपको इसने डेट दे रखी थी, और ना ही वो इस तरह की होती है। ठीक है, आरंभिक प्रविष्टि संपत्तियों और दायित्वों से जुड़ी हुई एक प्रविष्टि होती है जो कि एक साथ की जाती है। विपरीत प्रविष्टि, विपरीत प्रविष्टि आप जानते हैं कि जब बैंक और रोकड़, यानी जब आपकी रोकड़ बही के बैंक कॉलम और कैश कॉलम दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो उससे संबंधित एंट्रीज विपरीत प्रविष्टि कही जाती है। तो ये जो एंट्री है वो क्या है, समायोजन प्रविष्टि। तो ये किसका उदाहरण है, समायोजन प्रविष्टि का। नेक्स्ट देखिए, बैंक समाधान विवरण तैयार करने के मुख्य तरीके हैं। पहला आपको दे रखा है कि रोकड़ बही की शेष राशि को समायोजित किए बिना, यानी आप रोकड़ बही का बैंक समाधान विवरण, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे आप पहले अच्छे से पढ़ें। बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही में कोई भी परिवर्तन किए बिना सीधे अंतरों का समाधान करके तैयार किया जाता है। दूसरा, रोकड़ बही शेष समायोजित करने के बाद बैंक पासबुक के साथ मिलान करने से पहले अलिखित लेन देन के लिए रोकड़ बही में समायोजन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि क्या ये दोनों तरीके हैं, तो यानी बैंक समाधान विवरण कितने तरीकों से तैयार किया जाता है, केवल पहली विधि से जो कि आपके पहला था रोकड़ बही शेष को समायोजित किए बिना, केवल दूसरी विधि से जो कि आपके ऑप्शन था रोकड़ बही शेष राशि समायोजित करने के बाद, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम लेन देन लिखना भूल गए हैं या जो हम लेन देन हमारे रह गए हैं उनके लिए रोकड़ बही में समायोजन करके उसे ठीक कर लेते हैं, तो केवल दूसरी विधि। तीसरा ऑप्शन है दोनों विधियां या किसी भी विधि द्वारा नहीं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला है वो है सी, यानी ये दोनों विधियों से हम बैंक समाधान विवरण तैयार कर सकते हैं, समायोजित किए बिना भी और समायोजित करने के बाद भी। फिर देखिए आपके तलपट में दिए गए समापन स्टॉक, समापन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक की राशि को दर्शाया जाता है। तलपट की बात कही जा रही है। तलपट में अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया है
तो आपको उसे केवल एक ही जगह दिखाना होगा, और वो क्या होगा आपका, केवल ट्रेडिंग खाते के क्रेडिट पक्ष में तथा समापन स्टॉक की राशि को बैलेंस शीट के पक्ष में। ऐसा तो तब होता है जब आपके क्लोजिंग स्टॉक क्या हो, आपके तलपट से बाहर दिया गया हो, तब तो ए ऑप्शन आपका सही रहता। केवल ट्रेडिंग खाते के डेबिट पक्ष में, तो पहली बात तो ट्रेडिंग के डेबिट पक्ष में ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। केवल बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में, हाँ ये सही है, क्योंकि तब जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही तलपट में है अंदर, तो उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के आपके कौन सी साइड दिखाया जाएगा, एसेट साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही है बिल्कुल, कि अगर तलपट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया है तो उसे केवल और केवल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाए। मूल्यह्रास आधुनिक लेखांकन पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह मिलान सिद्धांत कंपनी की वित्तीय स्थिति का बेहतर चित्रण, कर लाभ और कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रबंध करने में मदद करता है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? डेप्रिसिएशन से संबंधित क्वेश्चन है, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं इस संबंध में, कि ये मिलान सिद्धांत पे आधारित है, कंपनी की वित्तीय स्थिति का बेहतर चित्रण करता है, बिल्कुल। कर और लाभ कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रबंध करने में मदद करता है। देखिए आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन पर क्या है, एक हम उसे एक तरीके से क्या है, उसको संपत्ति पर जितना आपके डेप्रिसिएशन लगना है उसको टैक्स फ्री हम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्वीकार्य कर योग्य क्या है, आपके एक ऐसा खर्चा है जो कि आपके इनकम डिपार्टमेंट की तरफ से आप इसको अपने P&L से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस पर एक तरीके से हमारा कर नहीं लगता। ठीक है, जो हमारा कर योग्य लाभ बनता है उसमें से हम इसे क्या है, अपने P&L में प्रॉफिट जो आ रहा है उसको कम कर सकते हैं, जिसपे हमारे प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता। तो ये तो आपके सही है, तो हम पूरी तरह सहमत हैं कि ये हमारी परिसंपत्तियों का प्रबंध करने में मदद करता है, कर लाभ पहुंचाता है, आपकी कंपनी की बेहतर चित्रण बताता है और मिलान सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपके ऑप्शन रहने वाला है पूर्ण सहमत। ठीक है, वापस से सुन लें कि आपके ये मिलान सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही। कंपनी की वित्तीय स्थिति का बेहतर चित्रण प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। कर लाभ आपको बताया ना कि कर लाभ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, आपकी जितना भी कर योग्य लाभ का जो प्रॉफिट बनेगा उसमें से आप इस जो भी डेप्रिसिएशन की राशि बनती है संपत्तियों पर, उसे आप खर्चे के रूप में क्या है काट सकते हैं, जिससे आपका कर योग्य लाभ क्या है कम हो जाएगा और आपका टैक्स बच जाएगा। फिर आपके आता है कि कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रबंध में मदद, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, तो हम पूरी तरह इनसे सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर गौर कीजिए और बताइए कि इनमें विनिमय बिल की अवधि से संबंधित कितने कथन गलत हैं। विनिमय बिल की अवधि उस समय को संदर्भित करती है जब तक कि बिल का भुगतान नहीं किया गया है। यह बिल के प्रकार और शर्तों पर निर्भर करता है। कुल बिल मांग पर देय होता है, जबकि कुछ की एक निश्चित अवधि होती है, जैसे कि 90 या 120 दिन। तो अब यहाँ पे विनिमय बिल आपने अगर पढ़ा है तो केवल 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या उपरोक्त सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सब के सब क्या है, सही है। ठीक है, यानी बिल की वो अवधि जो कि बिल का भुगतान नहीं किया गया है। एक बार बिल क्या है अवधि पार कर गया तो इसका मतलब तो मैच्योर हो गया, तो वो फिर अवधि रही नहीं। आपकी वो अवधि जिसमें बिल का अभी तक भुगतान नहीं किया है वो विनिमय बिल की अवधि कही जाएगी। जैसे कि एक बिल 3 महीने के लिए लिखा गया, तो ये 3 महीने उसकी क्या है बिल की अवधि है। या बिल के प्रकार और शर्तों पर, ये तो बहुत ही क्या है सटीक बात है कि बिल के प्रकार और शर्तों पर यह अवधि निर्धारित करती है। कुछ बिल मांग पर देय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दर्शनी बिल जिसे कहा जाता है।
एक मुद्दती बिल होते हैं जिनमें मुद्दत यानी कुछ समय लगाया जाता है, जैसे 2 महीने 3 महीने या जो भी। एक निश्चित अवधि होती है जो कि 90 दिन या 120 दिन, यानी ये 90 दिन या 120 दिन तक हो सकती है। तो ये भी सही है, तो अप्रोक्ट सारे कथन सही हैं, तो आंसर डी रहेगा। IFSC क्या है? कथनों को ध्यान से पढ़िए। इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, ध्यान से पढ़ें। IFSC, अगर आपने कभी IFSC नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे पढ़ लें। IFSC जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFC लिमिटेड, जिसे कि इंडिया INX के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? इंडिया INX। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे कि हम GIFT भी कहते हैं, GIFT सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में स्थित है। अब आपने इसे पढ़ा, अगर आपने पहले इन्हें पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि आपने सही पढ़ा है और ये सभी इससे संबंधित कथन सही हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब आप पढ़ लें कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इसका क्या है? फुल फॉर्म है, जिसे आज के समय में INX के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्या है? पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। किसकी? BSE की, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की ये एक सहायक कंपनी है। यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, पहला स्टॉक एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है जो, ठीक है, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी कथन क्या है? पूरी तरह सही है, तो हम इनसे सहमत हैं। अब LLP का पूरा नाम बताइए। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा और इसी के साथ हमारे 101 क्वेश्चन भी क्या है आज कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, इतना लंबा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप कभी कभी हो सकता है कि इतने लंबे वीडियो में हो सकता है आपको कुछ लाइनें या कुछ शब्दों में आपको लग रहा हो कि हम करते समय अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन होना चाहिए था लेकिन नहीं किया है या नहीं हो पाया है। तो आप उन टॉपिक्स को, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आप उन टॉपिक्स को लिख लें। उन्हें आप कहीं और से पढ़ना चाहते हैं, यानी अपने पुराने नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो पुराने नोट्स से पढ़िए। अगर आप उन्हें मेरे वीडियो से क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो से क्लियर करें, और अगर आप वहाँ से भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इतने समझदार हैं कि आप उन पर खुद अपनी रिसर्च तैयार करें, लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले उन सभी टॉपिक्स को पढ़कर जाएं, क्योंकि इस वीडियो में सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही शामिल किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स क्या हैं, पिछले बने हुए जो प्रश्न हैं, हमारे RPSC में आए हुए प्रश्न हैं, उनके आधार को लेकर तैयार किया गया है। तो ये वाले प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और टॉपिक्स तो वैसे भी रहने वाले हैं। LLP का पूरा नाम क्या है? तो आप और हम सब जानते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है आपके LLP कही जाती है। इसका हिंदी में नाम कहें तो सीमित देयता भागीदारी। इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी टॉपिक्स आपको क्या है हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप अपने रिवीजन में किसी तरह की कमी ना छोड़ के जाएं। हमारा कोर्स बहुत बड़ा है। आज 101 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखना, हमें दूसरे टॉपिक्स को नहीं देखना, लेकिन इस टॉपिक्स को कभी भी छोड़ के नहीं जाना, यानी ये तो आपको कवर करने ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपका सपोर्ट हमें और उम्मीद है कि मिलता रहेगा।
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। उम्मीद है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी। थैंक यू।